दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने विश्लेषण जन्म कुंडली का इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आज जो आपके सामने कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली आई है मेरे पास दिल्ली से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। और कार्यक्रम के आरंभ में मैं आप लोगों से कहूं कि आपके जीवन में जिस क्षेत्र को लेकर के परेशानी चल रही है, अगर आप उस क्षेत्र और उस भाव को जन्म कुंडली में घटित करके देखते हैं तो आपको उसका उत्तर बड़ी सरलता से मिल जाता है। इस कुंडली में चतुर्थ स्थान में बुध केतु और दशम स्थान में राहु बैठे हैं। राहु देव कर्क राशि को मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। लग्न तुला और तुला ही राशि बनी है। लग्न के अधिपति जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठे हैं। मैं पंचांग बताऊंगा पर थोड़ा सा आपको दर्शन यहां करा देता हूं। गुरु के साथ शनि 12वें भाव में, व्यक्ति का व्यय बड़ा ही नियंत्रित होता है। पर यहां जब जन्म कुंडली के दशम स्थान के राहु की दृष्टि द्वितीय, पंचम और छठवें भाव पे जाएगी तो कई बार व्यक्ति को गलत मैत्री में भी ले जाने वाला या बहुत लंबी मैत्री व्यक्ति की नहीं रहती है या मित्र उसके गलत लाभ उठाने वाले होते हैं। अब एक सिद्धांत और भी बता दूं। लग्नेश और राशिश जब किसी भी जातक की कुंडली में एक ही हो जाते हों, लग्न का अधिपति शुक्र और राशि का अधिपति भी शुक्र, इस वजह से यहां व्यक्ति पत्नी को प्रेम करने वाला और पत्नी के ऊपर खूब खर्च करने वाला और साथ ही साथ चंचल मानसिकता का होगा। और लग्नेश जब जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठेंगे तो गौर करिए, सप्तमेश के साथ बैठ रहे हैं और सूर्य के साथ बैठ रहे हैं जो एकादशवें भाव का अधिपति है। तो लग्न और लाभ के अधिपति सप्तम भाव के स्वामी के साथ पंचम भाव में बैठ रहे हैं, जहां व्यक्ति कामातुर होता है और दूसरों की पत्नियों को बिगाड़ने वाला होता है, बड़े ही कुलीन घर में जन्म लेने वाला होता है, धनाढ्य होता है, बहुत ही व्यवस्थित जीवन जीने वाला भी होता है। लेकिन विवाह के बाद कई बार ये सारी चीजें बिगड़ने लगती हैं। अच्छाई क्या है इस कुंडली की? जो सबसे अच्छी बात है, राहु बैठे हैं। जिस राशि में बैठे हैं उस राशि का अधिपति लग्न में बैठा है। जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी जो बुध होते हैं चतुर्थ स्थान में माता को या माता के घर को बिगाड़ते हैं। माता का मतभेद पिता से, ससुर से, दाम्पत्य में होता है। लेकिन ये जातक जिनकी कुंडली है वो माता की खूब सेवा करने वाला होगा, क्योंकि नवम भाव के स्वामी चतुर्थ स्थान में बैठते हैं तो माता पिता की खूब सेवा करने वाला बना देते हैं। वही बात अगर नवमांश चक्र में देखते हैं तो लग्न के अधिपति जो यहाँ के धन भाव के स्वामी हैं वो यहाँ के लग्नेश हैं और जा करके वो मंगल बैठे हैं स्वग्रही। पर शुक्र स्वग्रही, बुध स्वग्रही, सूर्य, चंद्रमा बहुत बढ़िया, गुरु और शनि का जन्म कुंडली में जो संबंध बन रहा है वो बहुत अच्छा बन रहा है। तो दाम्पत्य संबंध बहुत अच्छा बनेगा। लेकिन कुंडली अगर मिला करके नहीं करेंगे तो गड़बड़ी भी पैदा होगी। चंद्रमा से बुध चौथे, इस वजह से निर्णय लेने में कमजोरी या कई बार व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला होता है। यहाँ पे वृश्चिक राशि के अधिपति छठवें भाव में, पत्नी नौकरी करने वाली हो सकती हैं। गुरु के साथ शनि का बैठना लॉ या LLB या ऐसे क्षेत्रों में पढ़ने वाली हो सकती हैं। चंद्रमा मीन राशि के हैं जिसके अधिपति गुरु सप्तम में बैठ करके लग्न को देख रहे हैं। व्यक्ति कृतज्ञ और बुद्धिमान होता है और वैसे ही उनकी पत्नी भी होती है। यहाँ पे व्यक्ति का न्याय पक्ष बड़ा ही अद्भुत और बड़ा ही विचारशील, दिमाग लगा करके धन कमाने वाला होता है। वहीं पे अब थोड़ी सी बात दशमांशा चक्र में कर देते हैं तो वृश्चिक लग्न का दशमांशा बनता है जहाँ के अधिपति दिग्बली हैं। शुक्र उच्चाभिलाषी, पंचम भाव शुभ ग्रह का, उच्च के शनि के साथ गुरु का बैठना ये इतना बढ़िया होता है करियर के लिहाज से कि जिसका कोई अर्थ ही ना निकाला जा सके। बहुत अच्छी बात यहाँ पे अष्टम भाव के सूर्य बुध, व्यक्ति बोल करके धन कमाने वाला, सही जगह पे अपना दिल लगाने वाला, दिमाग लगाने वाला और मन को स्थिर रख करके काम करने वाला, तार्किक, बुद्धिक, समझदार और ज्ञानी होता है। जबकि यहाँ पे राहु और मंगल के कारण व्यक्ति एक जगह से नहीं कई जगह से धन कमाने वाला, अत्याधुनिक शिक्षा पद्धति को समझने वाला और शुक्र और केतु के प्रभाव के कारण व्यक्ति पूरी तल्लीनता से अपना काम करने वाला होता है। अगर ये सारी चीजें नहीं हैं तो फिर आपको अपने ऊपर दृष्टिपात करने की आवश्यकता है, अपने आप को टटोलने की आवश्यकता है। ये मैंने क्यों आपको पहले बता दिया? क्योंकि कुछ कुंडलियां ऐसी होती हैं जो आरंभ में ही आपको बहुत सारी चीजें समझा देती हैं।
कुछ कुंडलियाँ साधारण होती हैं जिन पे आप ऐसे सिस्टम से काम करते हैं, मतलब पंचांग देखते हैं, फिर उसके बाद वो सब चीज़ें। पर यहाँ मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये तुला लग्न और तुला राशि की कुंडली है। चतुर्थ स्थान में बुध के अधिपति, नवम के अधिपति, ये जो स्थिति मैंने जितनी बताई ये बड़ी ही सामान्य नहीं है। इसको बहुत ही गंभीरता से समझना होगा कि यहाँ गुरु 12 में बैठे हैं, जो 6वें भाव के स्वामी होकर के 12 में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति धर्म से विमुख होने लगता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे व्यक्ति गलत मैत्री में जाने वाला या गलत लोगों के संग में जाने वाला भी हो जाता है। इस वजह से ये बात मैंने अभी बता दी। अब मैं यहाँ से कार्यक्रम की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे पंचांग की। फाल्गुन माह हमें जन्म होता है तो व्यक्ति प्रेमी किस्म का होता है। उत्तरायण में बली हो जाते हैं, मतलब गुरु, शुक्र, बुध और चंद्रमा, साथ ही साथ सूर्य भी, ये सारे ग्रह उत्तरायण में बली होते हैं, जिससे जातक के जीवन में उसका जो अपना वाला पक्ष है, मतलब एक आप प्रभावित होते हैं किसी दूसरे के कारण, पति के कारण, सास के कारण, ससुर के कारण, दाम्पत्य में बहुत सारे रिश्तेदारों के कारण, पर वो आपको अगर देखा जाए तो व्यक्ति अपने लिए, जब हम उस विषय की, जब उस जातक के विषय में विचार करते हैं तो व्यक्ति अपने लिए बड़ा ही सकारात्मक होता है, शुद्ध होता है, नैतिकीय तत्वों को समझने वाला होता है, दानी होता है, परोपकारी होता है, सकारात्मक विचारों का उद्बोधन करने वाला होता है, गंभीर होता है और बड़ा ही दयालु किस्म का होता है। बहुत जल्दी किसी के दर्द को, दुख को, तकलीफ को समझने वाला होता है और भाग्यशाली भी होता है। लेकिन कई बार उसे कई प्रकार के जीवन में प्रपंच जो हो जाते हैं उसमें उसको किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उलझा दिया जाता है। कृष्ण पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा कई बार व्यक्ति को जज, वकील या कुछ अपना पढ़ाना, कुछ कलाओं से जानकारी रखना और उसके बल पे व्यक्ति धन कमाता है या अपनी जीविका चलाता है, या कई बार उसको मतलब पूर्व से ही बहुत अच्छी संपत्ति मिल जाती है जिसका उसे सुख प्राप्त होता है। स्वाति नक्षत्र वस्तुतः ये राहु का नक्षत्र है, पर इसके जो स्वामी देवता हैं वो वायु देवता हैं। तो ऐसी अवस्था में ओम वायवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। जावित्री की जड़ अगर मिल जाए तो गले में धारण करना चाहिए, और साथ ही साथ अपने घर को सुगंधित इत्र से हमेशा ही सुवासित करके रखना चाहिए। कमल के पुष्प, जहाँ कहीं भी वास्तु दोष अगर नज़र आते हों वहाँ कमल का पौधा लगा दीजिए, गुलाब के पौधे लगा दीजिए, गुलाब के पुष्पों की माला से घर को सजाया जाए। अपने घर में जो बाउंड्री वॉल है उसके आसपास अगर गुलाब के पौधे, कमल के पौधे, गेंदा के पौधे, जितना ज़्यादा हो सके फूल की क्यारियों से उसे सजा करके रखा जाए। गणेश जी की तस्वीर लगा करके रखी जाए। अन्नपूर्णा देवी मैया की तस्वीर अपने रसोई घर में लगा करके रखे जाएं। घर की जितना ज़्यादा हो सके साफ सफाई की विशेष ख्याल रखी जाए, तो इससे समुचित प्रकार के जितने भी वास्तु दोष होते हैं वो समाप्त होने लगते हैं। इसके अतिरिक्त अपने घर की सेवा, अगर मान लीजिए आप किसी घर में रह रहे हैं और उसमें बहुत सारे प्रकार के वास्तु दोष बन रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, तब आप उसे कैसे ठीक करेंगे। हमारे शास्त्र में वास्तु दोष को ऐसे ही समाप्त कर दिया जाता है। कई बार आप अगर उस घर में निरंतर पूजा कर रहे हैं, कोई बहुत बड़ा बदलाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये नहीं कि यहाँ का पिलर वहाँ उठा दिया, यहाँ की दीवार वहाँ जुड़ा दी, यहाँ उठा करके यहाँ कर दिया, ऐसा कुछ भी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्यतया हमारे वास्तुशास्त्र में, हमारे विधान से जो हमारे शास्त्र में बात आई, आप अगर उस वास्तु देवता की पूजा नित्य निरंतर कर रहे हैं और उस घर के साफ सफाई, रंग रोगन की जिम्मेदारी आप स्वयं से उठा रहे हैं और स्वयं से कर रहे हैं। विशेष मान लो 4 तल्ला मकान है तो 4 तल्ला तो दिन भर तो सफाई में ही बीत जाए, तो उससे बेहतर होगा कि आप जहां रह रहे हैं, जिस कमरे में आप सो रहे हैं, जिस कमरे में आपका, जिस क्षेत्र में आना जाना सबसे ज़्यादा अधिक हो रहा है, जैसे गैलरी है, आंगन है, कमरा है, तो उस फ्लोर की सफाई आप स्वयं से करते रहिए। ऐसा करने से नित्य प्रति ऐसा अगर आप करने लगते हैं तो उस वास्तु देवता की कृपा आपको प्राप्त होती है और बेवजह के तोड़फोड़ से आप बच जाते हैं। इसके अतिरिक्त घर को अगर अच्छे तरीके से सुगंधों से सजा करके रखा जाए, फूलों से सजा करके रखा जाए और स्वयं झाड़ू बहारू किया जाए, तो इससे वास्तु देवता प्रसन्न होते हैं और उनके निमित्त जितने भी वास्तु में दोष बनते हैं वो सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। वास्तु के दोष के उत्पन्न होने के कारण ही कई बार परिवारों में मतभेद होता है, आर्थिक संकट विराजता है और घर के लोगों की प्रगति बाधित होती है।
ऐसी अवस्था में घर के प्रधान मालिक को यह चाहिए कि वो स्वयं से उस घर की सेवा करे, दीपक जलाए और बजरंग बली की पूजा उस घर में जितनी ज़्यादा अधिक बार हो सके उतनी बार होती रहे। जैसे हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामचरितमानस आदि आदि पाठ अगर सदैव हो रहे हैं, निरंतर हो रहे हैं कुछ कुछ दिनों पे, तो ये घर में बनने वाले जितने भी वास्तु दोष हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। आप वास्तु से निमित्त खूब बढ़िया मकान बनाया, खूब बढ़िया घर बना लिया वास्तु शास्त्री को मिला करके दिखा करके, और घर में पूजा पाठ नहीं कर रहे, घर गंदा है, घर के लोग गंदे हैं, तो फिर वो वास्तु दोष सारा का जो वास्तु से संपन्न घर था वो सब नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कहने का अर्थ है कि अगर हम घर की सेवा खुद से करते हैं, उस वास्तु देवता की खुद से पूजा करते हैं, है ना, तो ऐसी अवस्था में आपको घर से संबंधित जितने भी दोष होते हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये स्वाति नक्षत्र के कारण हो जाता है कि कई बार आपके घर का दोष आपको परेशान करता है, जिसके लिए मैंने ये उपाय बताया है। ध्रुव योग में जन्मे होने से व्यक्ति अकेले ही सारी चीजें करने वाला होता है, उसको कभी भी किसी के पास जाकर के मांगने की स्थिति नहीं बनती, वो कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करना चाहता है। ध्रुव योग में जन्मे लोग अपनी पूरी जिम्मेदारी, बच्चों की जिम्मेदारी, माता पिता की को बनने का जो जिम्मेदारी होती है, सेवा का जो भाव होता है, अपने परिवार को चलाने की जो जिम्मेदारी होती है, अपनी दिनचर्या को ठीक करना है, लोगों की सेवा कैसे करनी है, परिवार को कैसे लेकर के आगे बढ़ना है, इन सब की जिम्मेदारी ध्रुव योग में जन्मे लोग बड़ी ही सरलता से और बहुत आसानी से कर लेते हैं, क्योंकि ये लोग कभी भी किसी के पास जा करके हाथ नहीं पसारते और इनको कभी किसी के पास जाना भी नहीं पड़ता है। शूद्र वर्ण और देवगण के होने के कारण दाम्पत्य में कमजोरी होती है और कई बार वहाँ पे मतभेद देखने को मिलते हैं। कई बार पति जो होता है वो यहाँ पे शुक्र और मंगल के कारण और यहाँ पे गुरु और शनि के कारण जो नवमांश चक्र में यहाँ पे बनी है बात, इसके आधार पर कई बार वहाँ पे मतभेद देखने को मिलते हैं। या कई बार पति जो होता है वो अपने मन का करने वाला होता है, थोड़ा कठोर, निर्दयी, और कई बार ऐसी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। ये मैंने पंचांग के बारे में बात की। अब लग्न कुंडली पे वापस मैं आपको फिर से लेके आता हूँ। ये तुला लग्न की कुंडली है जहाँ 5 अंश 14 कला चित्रा नक्षत्र का लग्न बना है। चंद्रमा 16 अंश 43 कला के स्वाति नक्षत्र में बैठे हैं। तो मैंने स्वाति नक्षत्र पे चर्चा की है, जावित्री की जड़ बोला है धारण करने के लिए, और लग्न 5 अंश का बना है। इस वजह से व्यक्ति कई बार जो उनके साथ कोई व्यक्ति एक बार बुरा कर दे तो उसको वो जल्दी माफ़ नहीं करता, क्षमा नहीं करता है। और साथ ही साथ वो व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचने वाला भी होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को पकड़ करके चलने वाला होता है। जैसे कई बार अंधभक्ति बढ़ जाए या अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत सारी चीज़ें जान गए तो फिर उसी में अपने आप को घुला रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें इस तरीके से, क्योंकि व्यक्ति को कई बार बहुत ज़्यादा दकियानूस भी होते देखा जाता है। जब लग्न का मान 6 अंश से नीचे जाएगा तो कई बार ये आपके प्रभावों को विचलित करने वाला होता है। व्यक्ति की समस्या, व्यक्ति का मन, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का चित्त, व्यक्ति का जो अंतर्मन है वो आंदोलित होता रहता है, वो बार बार भटकता भटकता सा रहता है और ना होने वाली समस्या को भी हो जाएगी ऐसा सोच करके परेशान होता रहता है। क्योंकि लग्न के अंश से ही व्यक्ति के प्रवृत्ति और प्रकृति का जो है वो निकलना और वो होता है कि अगर आपकी कुंडली का लग्न बहुत बलवान बन गया मतलब आप मजबूत हैं, कोई भी चीज़ आपको प्रभावित बहुत मजबूती से नहीं करेगी। लेकिन अगर लग्न का मान कमज़ोर हो रहा है तो व्यक्ति बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से, किसी वस्तु से, किसी चीज़ से प्रभावित होने लगता है और उसको उस वस्तु से, उस परिस्थिति से निकलने में काफ़ी समय लग जाता है, मतलब एक टाइम टेकिंग जॉब हो जाती है। तो ऐसी स्थिति भी बनती है। तुला लग्न की कुंडली, तुला राशि की कुंडली सफल होने की स्थिति में जाती है। ध्रुव योग के कारण भी व्यक्ति बहुत आसानी से, बहुत सरलता से कोई भी काम कर लेता है और किसी को पता तक नहीं चलता है। जन्म कुंडली के धन, पैतृक संपत्ति, इन से संबंधित अगर कोई विवाद है तो वो निश्चित रूप से आपको परेशान करेगा और कई बार वो आपके हाथों से बाहर जाता हुआ भी दिखेगा, क्योंकि द्वितीय भाव पे शनि की दृष्टि है। द्वितीय जन्म कुंडली में मंगल बैठे हैं शुक्र के साथ, हालांकि वो संबंध कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन द्वितीय भाव पे शनि की दृष्टि और मंगल के अस्त हो जाने के कारण पैतृक संपत्ति में विवाद दिखने लगता है और कई बार व्यक्ति षड्यंत्र का शिकार होता है और उसकी संपत्ति कई बार उसके हाथ से जाने लगती है। इस अवस्था में जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार की पूजा, घर परिवार में बजरंग बली की पूजा, वास्तु देवता की पूजा, कुल देवता की पूजा, ये सब अगर होता रहे तो व्यक्ति को जो मामला कई बार कोर्ट में चला जाए,
न्यायालय में चला जाता है, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। ऐसे अवस्था में आपको सबसे ज़्यादा बजरंगबली की पूजा करनी चाहिए, सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, काल भैरव स्तोत्र आदि का पाठ भी करते रहना चाहिए। मेहनत इस कुंडली में थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ी है। इस कुंडली की आक्रामकता, इस कुंडली के निर्णय थोड़े गलत हुए हैं, क्योंकि तृतीय भाव के स्वामी गुरु 12वें और द्वितीय भाव के स्वामी मंगल अस्त हो रहे हैं। तो इस कारण से कई बार व्यक्ति के निर्णय गलत हुए हैं, या कई बार उसने बहुत सोच समझ करके निर्णय नहीं लिए हैं, जिसके कारण उसको बाद में भविष्य में भी परेशानी होते देखी जा रही है। तो व्यक्ति बार बार इमोशनल होता है, सेंटिमेंटल होता है, चीज़ों पे उलझ जाता है। इसके कारण उसके जीवन में कई बार लोग उसको प्रायः पिछड़ा हुआ, या प्रायः जो होता है ना, जैसे कि डरपोक या ऐसा इस तरीके की बातों से संबोधित करने लगते हैं। चतुर्थ स्थान में बुध बैठे हैं। ये माता पिता की सेवा तो व्यक्ति खूब करता है, पर माता को रुग्णता भी दे देते हैं। इसके अतिरिक्त घर में कलह का वातावरण बुध भी बना देते हैं। इस पे मैंने कार्यक्रम बनाया था कि जन्म कुंडली में चंद्रमा अगर सूर्य के साथ कहीं बैठे हों तो चंद्रमा का बल कमजोर हो जाता है। मंगल द्वितीय भाव में कमजोर होते हैं और बुध चौथे भाव में कमजोर हो जाते हैं। लेकिन उस पर जब देखेंगे तो गुरु की दृष्टि है, इस वजह से व्यक्ति धार्मिक होता है। राहु की दृष्टि है, इस वजह से बहुत ज़्यादा सोचने वाला हो जाता है, उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न बनते रहते हैं। तो ये इस तरीके की जो परिस्थिति बन रही है वो इसी बुध और केतु के कारण बन रही है। तो जन्म कुंडली में बुध जन्म कुंडली के 9वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी हैं, लेकिन 12वें भाव से बैठ करके गुरु उस भाव को देख रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति के व्यय को संतुलित भी करते हैं और व्यय सही जगह पे जाता भी है। कई बार व्यक्ति का धन शुद्धता से जाए, धर्म पे खर्च हो, दान में खर्च हो, पुण्य में खर्च हो, ऐसी स्थिति बनती है, क्योंकि धर्म भाव के स्वामी पे 12वें भाव से बैठ करके गुरु की दृष्टि जारी है, जो व्यक्ति के अंतर कृतज्ञता का भाव प्रदर्शित करती है। चतुर्थ स्थान में केतु मानसिक चिंताएं देते हैं, अनिद्रा की समस्या देते हैं, श्वास की समस्या देते हैं, कफ वात पित्त परेशान करते हैं, घर में अंतर विरोध और अंतर कलह प्राय बना रहता है। तो गणेश जी की पूजा, चतुर्थी का व्रत, हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ, रामचरितमानस आदि का पाठ जीवन में निरंतर होता रहे। जब जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान पे बुध देव बैठ जाते हैं तो वहां वो बल कमजोर करने वाले हो जाते हैं, या जब जन्म कुंडली के अष्टम भाव या नवम भाव या छठवां भाव जब चतुर्थ भाव को देख लेता है तो व्यक्ति को अपने ऊपर ही आश्रित होकर के सारी जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ता है। छठवें भाव के स्वामी 12वें बैठे शनि के साथ बैठे हैं, तो गुरु यहाँ शनि से प्रभावित होते हुए कमजोर परिणाम करेंगे, और शनि यहाँ गुरु को अपनी तरह का बनाएंगे। मतलब गुरु और शनि में जब शनि गुरु के साथ संपर्क में जाएंगे तो गुरु का प्रभाव कमजोर, जबकि शनि का प्रभाव मजबूत हो जाता है। ये सिद्धांत भी है। तो गुरु छठवें भाव के स्वामी हैं, तुला लग्न की कुंडली के लिए कमजोर ग्रह के रूप में बनते हैं, 12वें में बैठे और चतुर्थ को देख रहे हैं जो 9वें भाव का स्वामी है। तो एक तरफ व्यय तो व्यक्ति का सही गया, धर्म पे, आध्यात्म पे चिंतन अच्छा है, तीर्थ यात्रा अच्छी है, पर यहाँ से जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है और ऐसी अवस्था में व्यक्ति को अकेले ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। वो इसी के कारण होता है। माता से अनुभव की प्राप्ति होती है, माता से बैक सपोर्ट मिलता है और कम से कम उनसे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता सा रहता है। पंचम भाव पे सूर्य, शुक्र और मंगल का प्रभाव ये पत्नी और पति को या पति को आपके पीछे घूमने वाला या कई बार पूर्णतया परित्याग कर देने वाला ऐसा बना देता है। कभी कभी उनका सपोर्ट मिलता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि यहाँ शुक्र बैठे हैं और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी पंचम में बैठे हैं। इस वजह से लग्न में चंद्रमा बैठ करके सप्तम भाव को, सप्तमेश जब पंचम में बैठेंगे, लग्न और सप्तम का जब योग होगा मंगल और शुक्र का, तो व्यक्ति पति का पूर्णतया अटेंशन प्राप्त नहीं कर पाता है। ऐसी अवस्था में वो प्रायः जो दाम्पत्य होता है वो खिन्न खिन्न सा बना रहता है और शुक्र के कारण वहाँ पे व्यक्ति के पास धर्म, आध्यात्म, चिंतन, मंत्र जप, पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान और स्मरण करना भगवान के नामों का, ये सब शुक्र के कारण बनता है। और दाम्पत्य में जो कमजोरी बन रही है वो इसके कारण बन रही है, मंगल और शुक्र के कारण बन रही है। वहीं छठवें भाव के स्वामी हैं, 12वें में बैठ करके छठवें को देख रहे हैं। व्यक्ति ऋण वगैरह से मुक्त हो जाएगा, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन संपूर्ण तरीके से कर लेता है। सप्तम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना कई बार ये दाम्पत्य को कमजोर करने का प्रधान कारण बन जाता है। अष्टम भाव के स्वामी का पंचम भाव में बैठना व्यक्ति की बुद्धि अच्छी होती है, धन बना रहता है, धन व्यय भी होता है, लेकिन फिर भी उसके पास आगे के लिए भी हमेशा के लिए धन बना रहता है, धन का व्यय
नहीं होता, या ये कह सकते हैं कि उसका धन गलत जगह पे खर्च नहीं होता, न्यायपूर्ण तरीके से धन व्यय करता है, जीवन में सदैव ही न्याय का पक्ष पकड़ करके रहने वाला और लोगों को भी न्याय देने की बात करता है, या ऐसी स्थिति में व्यक्ति विकसित बुद्धि वाला भी होते देखा जाता है। पर एक बात है, अष्टम भाव के स्वामी जब पंचम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति को संतति का सुख देते हैं और कई बार उनसे मतभेद भी रहेगा। मतलब जब शुक्र में मंगल का अंतर आए, शुक्र में शनि का अंतर आए, शुक्र में राहु का अंतर आए, या राहु में शुक्र का अंतर आए, तो दाम्पत्य में तो चलो ठीक है, पर फिर भी संतति से मतभेद प्रायः कई बार देखने को मिलने लगता है। नवम भाव के बारे में मैंने चर्चा की है। दशम स्थान के राहु व्यक्ति को बब्बर बना देते हैं। यहाँ व्यक्ति जीवन में आने वाली तमाम प्रकार की परेशानियों से अपने आप को मुक्त करता है और एक स्त्री के शरीर में पुरुष की भांति काम करने वाला होता है, या पुरुषोचित गुणों को रखने वाला होता है। बहुत ही सलीके से हर एक चीज को कैसे बैलेंस करना है, इस पे उनका ध्यान ज्यादा जाता रहता है। लग्न में जो स्थिति बनी है उसमें किसी भी शुभ ग्रह की कोई दृष्टि नहीं है, और चंद्रमा और बुध जब केंद्र में होते हैं तो व्यक्ति प्रायः छोटे छोटे निर्णयों पे किसी न किसी पे आश्रित रहता है, उसको प्रायः निर्णय लेने में दिक्कत भी महसूस होती है। दशम स्थान के चंद्रमा या दशम स्थान के अधिपति जब लग्न में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति को लक्ष्मी संपन्न योग में लेके जाते हैं, और व्यक्ति कई बार आत्मविश्वास में पिता के समान और इमोशन में माता के समान होता है। एकादशवें भाव के अधिपति सूर्य जब एकादशवें भाव को देखेंगे तो व्यक्ति के जीवन में उसको जो चीज़ भी, जिस भी वस्तु की इच्छा रहती है उसको वो सारी चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं। बच्चों का विवाह, समय पे भूमि भवन वाहन का सुख, आप कोई लंबी बीमारी का खतरा नहीं, आयु बहुत अच्छी, व्यक्तित्व बड़ा सुंदर और व्यवस्थित होता है। ऐसी अवस्था में कि अगर अभी मैं दशा की भी बात कर रहा हूं तो अभी 2037 तक बुध की दशा है, पर पैतृक संपत्ति हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही है। इस वजह से उसके लिए आपको बहुत ही तीव्र तरीके से लड़ने की आवश्यकता होगी, और 2026 के अक्टूबर के बाद काफ़ी हद तक आपका काम बनता हुआ भी दिख रहा है। हालांकि अभी भी कोई ऐसे दशा कमज़ोर नहीं चल रही है। नवमांश चक्र में, दशमांशा चक्र में जो शुक्र का प्रभाव बन रहा है उसके आधार पर वो ग्रह आपके साथ खड़ा है, आपका व्यय संतुलित कर रहा है, आपके पैसे बचा रहा है और कई बार आपको अनुभवी भी बना रहा है। कुंडली के अगर पक्ष की बात करते हैं अष्टक वर्ग के आधार पर, तो हमें अपने मन को बहुत ही शांत रखना है। हम बहुत जल्दी किसी से प्रभावित और बहुत जल्दी किसी पे विश्वास करके अपना नुकसान कर रहे हैं। पैतृक संपत्ति है पर उस पे विवाद है, उसमें सफलता के योग बड़े कमजोर से बन रहे हैं। मेहनत ये कुंडली बहुत करती है पर परिणाम बहुत कम मिलता है। उसका कारण है क्योंकि तृतीय भाव के अधिपति 12वें में और तृतीय भाव के जो कारक ग्रह होते हैं वो मंगल अस्त हो रहे हैं। इस वजह से कई बार व्यक्ति को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है। बड़े छोटे भाई बहनों का रहते हुए भी सुख कोई विशेष मिल नहीं पाता है या सामान्यतया कम सा मिलता है। चतुर्थ स्थान की स्थिति के आधार पर हाथ से बहुत सारी चीज़ें छूटती हुई नजर आती हैं और ये काफ़ी बार शनि के प्रभाव के कारण होता है। माता के स्वास्थ्य में जो चिंताएं दिख रही हैं वो इसी के कारण होता है। पंचम भाव की जो स्थिति बन रही है उसके आधार पर एजुकेशन में मन ना लगे या पढ़ाई करें या पढ़ाई कुछ और करें, नौकरी कहीं और करें, या कई बार व्यक्ति जितने की स्थिति में होता है कि जितना अंक उसे मिलना चाहिए उतना अंक नहीं मिलता। यहाँ पे इन तीन ग्रहों के प्रभाव के कारण और इस भाव के ठीक पीछे बुध और केतु के कारण कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि उसको क्या करना है और क्या करना चाहिए। और ये स्थिति इस वजह से भी कई बार बढ़ जाती है क्योंकि बुध और चंद्रमा दोनों आपस में एक दूसरे से केंद्र में बैठे हैं। प्रेम कम मिलता है, प्रेम व्यक्ति देता रहता है, जिम्मेदारी निभाता रहता है, पर उस बीच में से वो खुद ही गायब हो जाता है। नौकरी और प्रमोशन जो व्यापार है उसके मामले में ये कुंडली नौकरी कर सकती है। लॉ के क्षेत्र में न्यायालय के पास कोई काम अगर करना हो तो बहुत अच्छा है। पढ़ाने वगैरह का काम भी आपकी कुंडली में लगभग सामान्यतः ठीक ठाक है। बुद्धि लगा करके व्यापार करके भी ये कुंडली कहीं से भी धन निकाल लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमें अपने आप को कंसंट्रेट करना है, नींद अच्छी लेनी है, वात पित्त और कफ को नियंत्रित रखना है, त्रिफला का सेवन करना है, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करना है, गणेश संकटनाशक स्तोत्र का पाठ प्रत्येक दिन 3 बार करना है। इसके अतिरिक्त चतुर्थी का व्रत आवश्यक रूप से करना चाहिए। भाग्य का बल कमजोर हो रहा है, इस वजह से मैंने ये बात बताई। सुख तो सामान्यतः भ्रम में ही है, वैसे जितना आप चाहेंगे उतना आपको प्रेम मिलेगा नहीं लोगों से। वैसे इस कुंडली के आधार पे जितना भी सुख है, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको घूम फिर करके आपको मिलती हुई नजर आ रही हैं। इस वजह से ये कुंडली ऐसी बन रही है।
अष्टक वर्ग के आधार के बाद अब मैं आपको होरा चक्र पे लेके आता हूं। तो इस कुंडली में दशाएं थोड़ी कठोर जरूर गई हैं, जहां व्यक्ति को पति का सुख, ससुर का सुख दाम्पत्य में कमजोर मिलती देखी जा रही है। तो बच्चों के ऊपर ही व्यक्ति का सारा दारोमदार रहता है और बच्चे ही उसकी समस्त इच्छाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं, और ये मैं गारंटी से कह सकता हूं। चंद्रमा और मंगल की दशाओं में कई बार व्यक्ति को मन में शांति देखी जाती है, लेकिन बुध की दशा में मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है और अपने आप को सिद्ध करना पड़ता है, खास करके संपत्ति के लिए और बाकी की चीज़ों के लिए। भाग्य वगैरह के मामले में ये कुंडली सामान्यतया भाग्य आपके साथ न्याय कर लेगा, और आप आसपास के लोगों में आपकी पहचान अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भवन भूमि वाहन में से भवन का सुख ज़्यादा है, वाहन का सुख भी है, ये कोई कमजोरी वाली बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। कुंडली में ग्रहों के बल के आधार पर ये जो कुंडली बनी है उसमें आप एक चीज़ याद रखिए, कहा गया है कि चंद्रमा और सूर्य के इर्द गिर्द ही सारे ग्रह घूमते हैं, और ग्रहों का बल चंद्रमा और सूर्य से होता हुआ जातक को प्रभावित और मजबूती से मजबूत मिलता है या कमजोर मिलता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और सूर्य जैसे ग्रह अवस्थागत अच्छे बने हैं, जैसे चंद्रमा बढ़िया बैठे हैं, सूर्य बढ़िया बैठे हैं, शुक्र भी सामान्यतः ठीक बैठे हैं, योग कारक ग्रह या लग्न का अधिपति जन्म कुंडली में ठीक बैठा है, इस कुंडली में मारक ग्रह के रूप में मंगल देव बनते हैं और वो जन्म कुंडली के पंचम भाव में बैठे हैं, अष्टमेश के साथ बैठे हैं, तो मंगल और शुक्र की दशा में व्यक्ति को दिक्कत होती है। तो सूर्य और चंद्रमा अगर कुंडली में अच्छे भाव को पकड़ रहे हैं तो कहने का अर्थ ये होगा कि व्यक्ति अपने जीवन की समस्त चुनौतियों को स्वीकार करता है और उस पर विजेता भी बनता है। मंगल हमारी कुंडली में कमजोर हो रहे हैं, इस वजह से वास्तु देवता की पूजा करनी है, घर की सफाई खुद से करिए, घर के मध्य में एक घी का दीपक जलाइए। इसके अतिरिक्त गणेश जी को दूर्वा अर्पित करने को मैंने कहा है। गुरु का प्रभाव 100% आपको फल देगा, और गुरु इस कुंडली के लिए वस्तुतः लग्न जो बना है इस कुंडली के लिए शुक्रदेव की कुंडली के लिए गुरुदेव जो होते हैं वो बहुत ही सामान्य होते हैं, विपरीत राजयोग बना रहे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पेट, स्वास्थ्य और कई बार दाम्पत्य जो पति होता है उसके कारण व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है या विपरीत परिस्थितियों का निर्माण होता है। ये स्थिति इतनी बनी है। शुक्र का प्रभाव जो बना हुआ है उसके आधार पर वो ग्रह आपकी कुंडली में लग्न का अधिपति है, पंचम में बैठा है, बाल्यावस्था की स्थिति बना रहे हैं। इस वजह से हमें वहाँ पे अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने धर्म को लगातार काम करने की आवश्यकता है और उस तरफ दिमाग लगाने की आवश्यकता है। शनि, राहु और केतु आपकी कुंडली में 100% हैं और बहुत अच्छा परिणाम भी दे रहे हैं, और मैं समझता हूं कि शनि का 12वें भाव में जाना जातक की कुंडली को हर्ष बलि करता है, जो बहुत ही उत्तम माना जाता है। पर शारीरिक सुखों के मामले में गुरु और शनि के वक्री होने के कारण वहां पे कमजोरी देखने को मिलती है, वो गुरु और शनि के कारण है। खास करके वहां पे राहु की दृष्टि के कारण भी ये बात दिख जाती है। अब जरा ध्यान से देखेंगे तो जन्म कुंडली में मंगल की दृष्टि 12वें भाव पे, केतु की दृष्टि 12वें भाव पे, शनि स्थिति बैठे हैं और गुरु इस कुंडली के सबसे खराब ग्रह। तो इस कुंडली के लिए जो तुला लग्न की है, यहाँ पे 12वें भाव की स्थिति बड़ी ही कमजोर है, जहां शनि की दृष्टि, शनि का संबंध, शनि का बैठना, राहु की दृष्टि, राहु का संबंध या केतु की दृष्टि, केतु का संबंध, मंगल की दृष्टि, मंगल का बैठना या मंगल का प्रभाव, तो शनि, मंगल, राहु, केतु और जन्म कुंडली का जो सबसे खराब ग्रह है देवगुरु बृहस्पति, वही अगर 12वें भाव में बैठ जाएंगे तो व्यक्ति के मोक्ष की गति को परेशान करते हैं। इस वजह से व्यक्ति को निरंतर भगवान के नामों का स्मरण करते रहना चाहिए। सूर्य और चंद्रमा में अंश के बल पे कहें या भावों के बल पे कहें तो सूर्य के आधार पे और चंद्रमा के आधार पे चंद्रमा का बल ज़्यादा बलवान है, और वो चंद्रमा जाकर के कुंभ राशि में बैठे हैं। ऐसी अवस्था में दृष्टिकांड चक्र में व्यक्ति को हमेशा ही ये बात याद रखनी चाहिए कि व्यक्ति इतना शुद्ध काम करे कि उसे नरकगामी न होना पड़े। मतलब खूब दान करिए, खूब सामर्थ्य के हिसाब से धूप, दीप, अक्षत, गंध आदि पूजा की सामग्री खूब मंदिरों में दिया करिए, गाय की सेवा करिए, ब्राह्मणों का आदर, माता पिता का सत्कार, और जितना ज़्यादा हो सके एकादशी का व्रत वगैरह आवश्यक रूप से करता रहे। रत्न के आधार पर ये कुंडली अगर चाहे तो मोती धारण कर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और रामचरितमानस का नित्य प्रतिपाठ आपके घर के समस्त दोषों का शमन कर देगा। वस्तु स्थिति के आधार पर मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, दक्षिण दिशा के मकान में भी ये कुंडली रह सकती है। इसके अतिरिक्त इस कुंडली के आधार पे लाल और सफ़ेद रंग अच्छे होंगे। मित्रता कुंभ और मिथुन के साथ सिंह वालों से हो सकती है। शत्रुता कर्क, वृश्चिक और मीन वालों से कभी ना करें। इस कुंडली में दाम्पत्य का सुख कम है, व्यय संतुलित है,
धर्मगत है और मन, बुद्धि, चित्त अव्यवस्थित हैं, क्योंकि बुध यहाँ राहु केतु के संपर्क में आ रहे हैं। मंगल के अस्त होने के कारण पापक ग्रह होकर के या जन्म कुंडली में मारक ग्रह होकर के अगर अस्त हैं तो काफी हद तक उन्हें अच्छा ही कहा जाएगा। गुरु और शनि के साथ केतु की दशा में व्यक्ति को मानसिक चिंता, आर्थिक परेशानी और कोर्ट केस कचहरी का मामला उठाना पड़ता है, जबकि मंगल की दशा में कई बार पेट से संबंधित समस्या होती है और पति से झगड़े होते हैं। इसके अतिरिक्त गुरु और शनि की दशा में कई बार व्यक्ति को कोर्ट केस कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं, यह सामान्य बात है। केतु की दशा में माता के स्वास्थ्य की चिंता और व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी परेशानी मिलती है। इस कुंडली में मोती धारण करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। नित्य जितना भी मैंने पूजा पाठ बताया है, गाय को रोटी खिलाना, है ना, मंदिर में अनाज का दान करना, ब्राह्मण को देना, ये सब आपके प्रभावों में वृद्धि करने वाला होगा। कोई भी शुभ कार्य करना हो, तीर्थ करना हो, संतान का विवाह, निर्णय लेना हो, उच्च शिक्षा, कोई नई डिग्री, कोई नया काम, कुछ भी शुभ कार्य करना हो, बुध की दशा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रांसफ़र लेना हो, स्थान परिवर्तन करना हो, जगह बदलना हो, किसी से मतलब कोई निर्णय पे जाना हो, तो शुक्र की दशा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वैसे आपकी कुंडली में मंगल देव अस्त हैं तो कोई खराबी बात नहीं है, जबकि शनि, राहु और केतु युवावस्था में बैठे हैं तो ये सबसे अच्छी बात है उनकी दशाओं के मामले में। मतलब इस कुंडली में दशा जो अच्छी जाएगी वो चंद्रमा की, शनि की, राहु की, केतु की, सूर्य और चंद्रमा की दशा बहुत अच्छी जाएगी और ये ग्रह आपके सन्मुख मजबूती से खड़े हैं। जबकि गुरु और शुक्र का प्रभाव कभी कभी कमजोर होता दिख रहा है। मंगल अस्त हैं और कमजोर हैं मारक होने के कारण, तो ये अच्छी बात होती है। क्लियर है? तब तक के लिए नक्षत्र के आधार पे बात बता दूं, स्वाति नक्षत्र में दान करना अच्छा रहेगा। और ऐसे अगर कुछ काम करना हो तो हस्त नक्षत्र और उसके बाद रोहिणी, उसके बाद श्रवण, उसके बाद अश्विनी और उसके बाद पुनर्वसु, ये नक्षत्र किसी भी काम को करने के लिए बहुत ही अच्छे बने हैं। दशमांशा चक्र में लग्न का अधिपति जब दशम भाव में बैठा है तो चिंतित होने की कोई बात नहीं है। दशम स्थान के अधिपति जब अष्टम भाव में यहाँ बैठे हैं, दशम स्थान के अधिपति जब लग्न में यहाँ बैठे हैं, उनके पीछे शनि बैठे हैं, तो कई बार व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। संतति इस कुंडली में बहुत अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। संतति बुद्धिमान है और आपकी स्थिति को समझने वाली भी है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।